हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित राय आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सर्कल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के अपने टॉपिक है क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं और वहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल के अंदर पढ़े थे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग को यहाँ पर केवल उसमें से एक टॉपिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ना है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे? सीधा सा आपका एक आंसर होगा कि डिग्री ऑफ व्हिच इक्वेशन इज 2। डिग्री ऑफ व्हिच इक्वेशन इज 2। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। देखें, an equation can be said as a quadratic equation if its degree is 2, है ना। किसी भी इक्वेशन की अगर डिग्री 2 है उसी को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और डिग्री क्या चीज होती है? व्हाट इज डिग्री? डिग्री आप पहले भी पढ़ रखे हैं कि किसी इक्वेशन के मैक्सिमम पावर को ही, मैक्स पावर को ही हम क्या कहते हैं? डिग्री। यानी किसी इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर होगी वही उस इक्वेशन की क्या बोली जाएगी? डिग्री। क्लियर? और देखें, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0 वेयर a b c आर इंटीजर्स। तीनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। एंड एक क्राइटेरिया इसकी बहुत ही प्यारी सी है, a is not equals to 0। इसका क्या मतलब है कि a is not equals to 0? क्या सर, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। देखें, जैसे ax² + bx + c = 0, ये क्या है? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें बोला जा रहा है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इट मींस अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो 0x² + bx + c = 0 और जिस टर्म का कोएफिशिएंट 0 रहता है उस टर्म की ऑल ओवर वैल्यू ही क्या होती है? 0। इट मींस इसको आप राइट करोगे ओनली bx + c = 0। अगर bx + c = 0 आपने राइट किया तो आप इस इक्वेशन को नोटिस करिए कि क्या इस इक्वेशन की डिग्री 2 है? डिग्री इट मींस उस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर। यहां तो वेरिएबल टर्म्स है नहीं c के साथ, b के साथ है और यहां जो b के साथ वेरिएबल टर्म्स लगा है उसकी पावर कितनी है? जहां कोई नंबर ना राइट हो उस पे आप पावर कितना बोलते हो? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि bx + c = 0, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। और मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो डिग्री भी उसकी 1 ही बोली जाएगी। और डेफिनेशन तो अपनी ये थी कि डिग्री ऑफ व्हिच इक्वेशन इज 2, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि ax² + bx + c = 0 where a b and c, तीनों a b and c आर इंटीजर्स एंड सबसे पॉपुलर, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि a is not equals to 0। आपका b 0 हो सकता है, आपका c 0 हो सकता है, लेकिन अगर a 0 हो गया फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। किस लिए नहीं रह जाएगा? कि उस इक्वेशन की डिग्री फिर 2 नहीं बनेगी। अगर 2 नहीं बने फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है। कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो जहां ऐसा कुछ होगा तो उसको हम खुद से राइट करते हैं फिर से। देखें, इक्वेशन क्या लिखा गया है? 6x² + 11x - 35 = 0। इस इक्वेशन का आप डिग्री चेक कर लें। यहाँ वेरिएबल टर्म्स है? नहीं है। यहाँ है और अगर है तो यहाँ पर पावर कितनी है? 1 है। क्लियर? और यहाँ देख लें पावर कितनी है? 2 है। तो मैक्सिमम पावर कितनी बनी? 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 बनी तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, सेकंड एग्जांपल कह रहा है कि 2x² - 4x - 2 = 0। सेम वही चीजें यहाँ भी रन कर रही हैं। यहाँ पर वेरिएबल टर्म्स है ही नहीं, यहाँ पर आपका वेरिएबल टर्म्स है, वेरिएबल टर्म्स है और अगर वेरिएबल टर्म्स यहाँ पर है यहाँ पावर कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर? यहाँ देख ले वेरिएबल टर्म्स है और यहाँ पर पावर कितनी है? 2 है और अगर किसी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है इट मींस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट देख लें, यहाँ देखें पावर नीचे राइट कर दी है।
तो थोड़ा सा टाइपिंग में अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, बाकी हम खुद से राइट कर रहे हैं। देखें 2x स्क्वायर माइनस का 64 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल। यहाँ देखें वेरिएबल टर्म्स नहीं है, क्लियर। यहाँ पर वेरिएबल है और अगर यहाँ पर वेरिएबल आपका है तो यहाँ पर पावर कितनी दिए जा रहा है 2, और अगर मैक्सिमम पावर 2 है इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर। हाँ वो अलग की बात है कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए इसको ऐसा होना पड़ेगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a b c, क्लियर। तीनों टर्म्स हमको दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो ही दिख रहा है, a दिख रहा है और c दिख रहा है। a किसके साथ होता है? x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं और लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। यानी x के कोएफिशिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? b, और इस क्वेश्चन में b को हटाया है, b को गायब किया है। गायब कर दे कोई बात नहीं, हमको मतलब किससे? अपने मैक्सिमम पावर 2 से, क्लियर। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना हो तो आप कैसे लिखोगे? 2x स्क्वायर, b नहीं है, अरे नहीं है तो 0 ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखें वही इक्वेशंस है जो यहाँ राइट किया गया था, सेम यही इक्वेशन हम यहाँ लिखे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस का 64 इक्वल्स टू 0, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं x स्क्वायर माइनस 16, x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। देखें मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो आप क्या राइट करोगे? x स्क्वायर प्लस b का टर्म नहीं है bx, तो आप लिख लीजिए 0x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर आपसे कोई पूछ ले a की वैल्यू कितनी है तो जहां कोएफिशिएंट कुछ ना दिखे वहां 1 अनस्टूड रहता है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -16, क्लियर। नेक्स्ट देख लें 2x स्क्वायर प्लस का 8x, 2x स्क्वायर प्लस का 8x इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है 2, और अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका मतलब वो इक्वेशन हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट इट मींस जिस वेरिएबल से आपका इक्वेशन मिल करके बना था उसकी वैल्यू को ही आप क्या कहते हो? रूट्स। और किसी भी इक्वेशन के उतने ही रूट हो सकते हैं। रूट इट मींस जीरो सॉल्यूशन, क्लियर। तीनों का मतलब एक ही होता है, और किसी भी इक्वेशन के उतने ही रूट होते हैं जितना कि उसकी डिग्री। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी डिग्री होती है? 2। तो इसका मतलब चाहे जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसकी दो ही वैल्यू, यानी वो जिस वेरिएबल से मिल करके बना है, जैसे मान लीजिए x में है वो इक्वेशन, तो x की दो ही वैल्यू फाइंड आउट होगी। एक को हम क्या बोलते हैं? अल्फा, और दूसरे को क्या बोलते हैं? बीटा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं। पहले को हम कहते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा, जो आप चैप्टर 2 में पढ़ रखे हो, सम ऑफ जीरोज। रूट्स का ही दूसरा नाम जीरोज है, सॉल्यूशन कुछ भी आप बोलिए। वहां पर आपने बोल रखा है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो सम ऑफ जीरोज बोलता था जब, तो आप क्या करते थे? अल्फा प्लस बीटा, और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोला करता था क्वेश्चन, तो आप क्या करते थे? अल्फा इनटू बीटा, है ना। देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स राइट डाउन किए गए हैं। The root of the quadratic equation are the value of variable that satisfy this equation। यानी वेरिएबल की वैल्यू जो आती है, अगर वो उस इक्वेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। जो वैल्यू आप वेरिएबल की फाइंड आउट किए हो, अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो उस इक्वेशन की क्या होगी? रूट्स होगी, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है they are also known as zeros who are of solution of this equation। यानी रूट्स का एक दूसरा नाम क्या है? आप बोल दें सॉल्यूशन, या फिर डायरेक्ट क्या बोले? जीरोस। बात समझ आई? तीसरे पॉइंट में आप एक एग्जांपल की हेल्प से समझें। कह रहे फॉर द एग्जांपल द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक थी तो हमने करेक्शन कर रखा है पहले ही।
इक्वेशन क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये आपका इक्वेशन हो गया। r at x equals to 2 and x equals to -5 because they satisfy the equation, यानी जो इक्वेशन दिया गया है हम उस इक्वेशन के दो वैल्यू निकाले, पहली वैल्यू है x इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू है x इक्वल टू -5। हाँ, अगर ये दो वैल्यू फाइंड आउट की गई हैं तो हम क्या इस वैल्यूज को इस इक्वेशन के रूट्स बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन कब? जब ये वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का सेंस ये है कि एलएचएस में आप x की वैल्यू प्लेस करिए, उसको सॉल्व करिए, अगर वो आरएचएस में जो आपका 0 दिख रहा है 0 के इक्वल आ गई वैल्यू रखने के बाद एलएचएस की वैल्यू, है ना, तो इसका मतलब वो रूट्स है क्योंकि सेटिस्फाई कर दिया। ऐसे ही x -5 को राइट करें, सॉल्व करें, अगर कैलकुलेट करने के बाद 0 आ रहा है तो देन वी कैन से x -5 is the root of this equation। और यहां पर आप नोटिस करिए कि मैक्सिमम पावर 2 थी तो x की दो ही पॉसिबल वैल्यू निकली है, एक है 2 और दूसरा है -5। बात समझ आई? देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। देखें आपका इक्वेशन क्या है और उस इक्वेशन का एलएचएस राइट करेंगे, है ना। एलएचएस क्या है स्टूडेंट्स? x स्क्वायर प्लस 3x -10। क्लियर? तो x की पहली वैल्यू को हम लोग चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। x की पहली वैल्यू कितनी है? 2। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां हम लोग 2 राइट करेंगे। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 माइनस का 10। 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4, 3 2 जा 6 माइनस 10, 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 माइनस का 10 -10 प्लस 10 कैंसिल आउट होगा, आएगा कितना? 0। और इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड में कितना था? 0। इट मींस x equals to 2 is the satisfy of this equation, then we can say x equal to 2 is the root of this equation। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो रूट है। ऐसे ही आपका x equal to -5 से सेटिस्फाई कर रहा है। 5 5 जा 25। अब यहाँ -5 कर देंगे प्लस माइनस, -5 3 जा 15 और माइनस का 10 -25 प्लस 25 कैंसिल आउट टू ईच अदर, मिला कितना? 0। 0 इट मींस सेटिस्फाई कर रहा है और सेटिस्फाई कर रहा है तो रूट्स है, रूट्स है ना। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला मेथड होता था जो सबसे पॉपुलर मेथड है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, जिसको आप क्या कहा करते थे? फैक्टराइजेशन। क्या कहा करते थे? फैक्टराइजेशन मेथड। बात समझ आई? इसी को आप क्या कहते हो? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। और यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्लास 9th में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप इसी से किए होंगे, है ना। दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और तीसरा होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा वैल्यू उठा कर रखे, फट से आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? तो इन तीनों मेथड्स को हम लोग देखेंगे। पहला मेथड है ना, पहला मेथड, दूसरा मेथड और ये तीसरा मेथड। नेक्स्ट पॉइंट, पहला कह रहा है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, यही पढ़े हो ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है तो इसी की बेसिस पे, तो इसी के बेसिस पे अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, इट मींस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स को समझते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में बेसिकली 3 स्टेप देखेंगे हम लोग। पहला स्टेप क्या रहेगा? कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। क्लियर? अगर मान लीजिए कोई ऐसा इक्वेशन दिया गया है जिसमें फ्रैक्शन वगैरह यूज है तो हम एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तब तक नहीं सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जब तक कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा यानी पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप ये कहता है
दूसरा स्टेप ये कहता है कि आप ए और सी का मल्टीप्लाई कर लें, है ना। नाउ फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू AC। ऐसे दो नंबर्स यानी ए और सी का जो प्रोडक्ट आएगा, अब उसी को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। दो ऐसे नंबर हमको सिलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर हमको ए और सी के मल्टीप्लाई के बराबर दिखाई दे एंड देयर सम इज इक्वल्स टू B। यानी यही तो है स्प्लिट करना, तोड़ना। क्लियर है। उसके बाद देखिए वही कह रहा है कि जो पहला नंबर हो और जो दूसरा नंबर हो दोनों का प्रोडक्ट AC के इक्वल होना चाहिए। यहाँ बाय मिस्टेक प्लस लिखा गया है। दोनों नंबर्स यानी जैसे मान लीजिए आप दो नंबर डिसाइड किए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पर हमको किसके इक्वल लिखना चाहिए, वो जो AC का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था। और उन्हीं दोनों नंबर को अगर हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए, B के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो स्टेप नंबर 3 कहता है कि नाउ स्प्लिट द मिडिल टर्म्स, स्प्लिट द मिडिल टर्म्स यूजिंग दीज टू नंबर्स। उन्हीं दोनों नंबर की हेल्प से आप जो मिडिल टर्म्स है उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। यानी B को दो पार्ट में ब्रेक करिए, B को दो पार्ट में ब्रेक करिए तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनने लगेगा। आपने B को क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, दो नंबर में स्प्लिट कर दिया, बांट दिया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ax² प्लस फर्स्ट नंबर इंटू x प्लस सेकेंड नंबर इंटू x और सबसे लास्ट में c इज इक्वल्स टू 0। और इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई a और c के मल्टीप्लाई के इक्वल दिखेगा और इन्हीं दोनों नंबर का सम डायरेक्ट b के इक्वल दिखेगा। तभी तो b जहां b रहता था, जहां b रहता था वहां पर आपने क्या फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, यानी दोनों नंबर का सम b के इक्वल है, तभी तो आपने ये राइट किया। और जब ऐसा हो जाएगा तो बस केवल हम फॉर्मेलिटी बची है कॉमन ले लेंगे। टेक द कॉमन फैक्टर्स आउट द सिंपलीफाई। क्लियर ना, कॉमन ले लेंगे और कॉमन कुछ इस टाइप से लेंगे कि कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स होंगे वो आपस में कैसे दिखने चाहिए, इक्वल। बात समझ आई। एक एग्जांपल की हेल्प से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखें जैसे एक इक्वेशन दिया गया हमको x² + 8x + 12। अब ये जो 8x है इसी को दो नंबर में ब्रेक करना है और वो दोनों नंबर कुछ इस टाइप से होने चाहिए। यहाँ देख लें पहले आप, a की वैल्यू कितनी है 1, जहां कुछ नहीं राइट रहता वहां क्या है 1। और ये जो बीच वाला नंबर है इसको आप कुछ इस टाइप से दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। और कैसे पता चलेगा कि वो दोनों नंबर कैसे हमको मिलते हैं, तो सीधा सा फंडा ये है कि a का मल्टीप्लाई आप पहले c से कर लीजिए। यानी ये जो हमसे बोला जा रहा है a × c, a × c का मतलब 1 × 12 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 12 1 जा 12, जब हमको मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल रहा है तो यहाँ से इसका एलसीएम लीजिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आप देखें ऐसे दो नंबर लेकर के आने जिनको ऐड करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। देखिए 3 2 जा 6, तो एक नंबर आपका 6 निकल रहा है और दूसरा 2 निकल रहा है। किसके रिप्लेस हमको प्लेस करना है, b की वैल्यू, और b की वैल्यू कितनी है 8। यानी ये जो आपका 8 था इसी को दो नंबर में स्प्लिट करना है। अगर पहला नंबर देखें तो यहाँ से कितना निकल रहा है 3 2 जा 6 ना, तो पहला नंबर आपका बनेगा 6 और यहाँ क्या बचा 2। दूसरा नंबर कितना होगा 2। हमको क्या बोला गया था कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को ऐड करने पर b के इक्वल, तो 6 और 2 कितना होगा 8 ही तो होगा, 8 ही तो होगा। और मल्टी इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई AC a × c के बराबर और a × c यहाँ कितना है 12, तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए 6 2 जा 12 आ रहा है। चलिए तो ये हो जाएगा 8x के प्लस क्या लिखोगे x² + 6x + 2x + का 12। इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स x। अगर x को आप बाहर निकालोगे यहाँ क्या बचेगा डायरेक्ट x + 6, x + 6। क्यों, क्योंकि यहाँ से x को आपने बाहर किया तो x की पावर जहाँ 2 थी वहाँ 1 बचेगा और यहाँ केवल x था ये बाहर चला गया। अब इन दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है 2। अगर यहाँ से 2 को बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल x और कॉमन लेने का मतलब डिवाइड। अगर 2 की डिवाइड हम 12 में दें तो 2 6 जा 12, 6 आ रहा है ना। और आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते समय अगर ये दोनों ब्रैकेट इक्वल कर ले गए
यानी कॉमन लेने के बाद वो दोनों ब्रैकेट्स के टर्म्स आपस में इक्वल है, तो आप जान जाइएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बिल्कुल सही है। क्लियर? देखें x + 6 है, तो x + 6 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ से x और इधर से 2, तो x + 2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व किया? बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, इट मींस फैक्टराइजेशन मेथड। बात समझ आई? कोई और एग्जांपल ले? देखें एक एग्जांपल लेते हैं हम। x² + 5x + 6 = 0। आपको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए और हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, आरएस अग्रवाल का एक क्वेश्चन, सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक ना? देखिए हमसे बोला जाता है बार बार कि आप पहले a × c निकालिए। a × c, a की वैल्यू स्टूडेंट्स इधर कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 1 जा 6, इट मींस अब 6 का हम क्या कर लें, एलसीएम ले लें। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी वो दोनों नंबर कौन कौन से निकल के आ रहे हैं 3 और 2, और इन्हीं दोनों नंबर का सम b के इक्वल आना चाहिए, और b की वैल्यू यहाँ कितनी है 5। इट मींस अगर 5 को आप स्प्लिट कर रहे हो, तोड़ रहे हो दो पार्ट में, तो पहला नंबर 3 आ गया और दूसरा नंबर 2, ऐड करके देख लीजिए b के इक्वल आएगा 5, और इन्हीं दोनों नंबर का, यही आपका पहला नंबर है, यही आपका पहला नंबर है और यही आपका दूसरा, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई AC के इक्वल आना चाहिए। AC की वैल्यू कितनी आएगी 6, और 3 2 जा करेंगे तो 6 आएगा। बात समझ आई? देखें यहाँ x² + 5 के रिप्लेस लिख दीजिए 3 + 2 × x + का 6 = 0, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, x² + x का मल्टीप्लाई इंक्रीज करेंगे तो 3x + 2x + 6 = 0, इन दोनों में कुछ कॉमन x, तो यहाँ बच जाएगा आपका x + 3, इन दोनों में कुछ कॉमन 2, तो यहाँ बच जाएगा आपका x + 2 3 जा 6, 3 आए। अब ध्यान से देखें कि क्या कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट के टर्म्स आपस में इक्वल हैं, इक्वल है। अगर इक्वल है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2 = 0। दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड, इट मींस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। बात समझ आई? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स का मतलब ये होता है कि जो मिडिल का टर्म है उसको स्प्लिट करिए। मिडिल का टर्म कौन होता है bx होता है, और उस bx में भी हम b ही तो हमारा नंबर है इंटीजर से, x तो वेरिएबल है, जरूरी थोड़ी है हर क्वेश्चन में x ही है, y के टर्म्स में दे सकता है, p के टर्म्स में दे सकता है, किसी भी अल्फाबेट के टर्म्स में दे, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको अपने abc की वैल्यू से मतलब है, abc के वैल्यू से मतलब। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा जो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये भी आपका कुछ वैसा ही है, 3 स्टेप इसमें भी जाएंगे, उसमें तो कॉमन लेने को 4 स्टेप और दिए, चौथा स्टेप, ठीक है? देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का? स्टेप फर्स्ट बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, 0 से। स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो उसमें हम सबसे पहले a की वैल्यू देखेंगे, a की वैल्यू देखेंगे, और a की जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू से इक्वेशन के दोनों साइड में डिवाइड करेंगे। यानी इक्वेशन फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट ये कहता है स्टूडेंट्स, नाउ dividing of a on both side, on both side, a की जो वैल्यू होगी उससे आप बोथ साइड क्या करेंगे डिवाइड। या तो a की वैल्यू 1 है, 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है? लेकिन एक्चुअल स्टेप क्या है वो हम आपको बताते चल रहे हैं, एक्चुअल में स्टेप कहते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करते हो स्टूडेंट्स? स्टेप सेकंड, minus the value of bx, आइडेंटिटी यूज करना है, minus
मैनेज द वैल्यू ऑफ 2ab, उसी dx को क्या कहोगे आप 2ab, एंड find the वैल्यू ऑफ b। मैनेज करेंगे जब तो वहां से हम क्या करेंगे b की वैल्यू फाइंड करेंगे। और लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स, अप्लाई द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लास्ट में जाकर के आप क्या करोगे, उसके ऊपर आइडेंटिटी लगाओगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो वहां भी एक आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ भी एक आइडेंटिटी लगेगी। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है। जब b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तब बात समझ आएगी। तो यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे हम इस क्वेश्चन में। क्लियर? इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू जी। बात समझ आई? पहला स्टेप क्या कहता है कि जो a की वैल्यू रहेगी उससे हम पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1। अरे आगे कोई नंबर नहीं लिखा गया है तो 1 छुपा रहता है ना देखें, तो एक का डिवाइड देने का मतलब देयर इज नो चेंज, कोई अंतर ही नहीं आएगा। तो हम लोग चलते हैं सेकंड स्टेप पे। देखिए कह रहा है कि माइनस द वैल्यू ऑफ 2ab, जो 2ab है उसकी वैल्यू माइनस करिए और वहां से क्या फाइंड करिए, b की वैल्यू। देख लीजिए, तो 2ab b के टर्म्स को कहते हैं, है ना, जहां लीनियर टर्म्स होगा। लीनियर टर्म्स कहने का मतलब ये है कि जहां पर वेरिएबल की पावर 1 होगी वही आपका 2ab बनता है, और वेरिएबल की पावर 1 यहीं पर है, वेरिएबल की पावर 1 यहीं पर है, तो आपका 2ab यही बनेगा। यहाँ आप लिखें हेंस 2ab इक्वल टू 4x। अच्छा, अगर x स्क्वायर है तो हम उसको ऐसा नहीं राइट कर सकते, x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab वही आपका 2ab है 4x, वहीं से b की वैल्यू निकालनी है, तभी तो कंपेयर कर रहे हैं 2ab से। तो देखें आप 2a की वैल्यू x into b इक्वल टू 4x, क्या x से x कैंसिल आउट होगा, या फिर आप देखिए डायरेक्ट आप यहीं से b की वैल्यू निकालते हैं, b इक्वल टू 4x अपॉन में 2x, x से x कैंसिल होगा और 2 2 जा 4, यानी b की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, b की वैल्यू कितनी आपने फाइंड किया। अब जब b की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे तो उसी के स्क्वायर को एक बार ऐड करेंगे और उसी के स्क्वायर को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, ये आइडेंटिटी बनाने के लिए, या तो वो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाए या तो वो a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाए। कब, जब हम b के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब। इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर किसी के जेब में 100 की नोट ऐसे डालो फिर निकाल दो, तो क्या उस व्यक्ति के पास जो पैसा पहले से था उसमें कोई चेंज आया, नहीं। इट मींस अगर किसी इक्वेशन में आप कोई टर्म्स ऐड कर रहे हो और उतना ही अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसके नेट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है सर, फिर हम कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर एक आइडेंटिटी बन जाए, a प्लस b का होल स्क्वायर या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर। ये बनेगा कौन सा, a प्लस b बनेगा कि a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, ये डिपेंड करेगा 2ab के साइन पर। अगर वो प्लस में है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर ये आपका 2ab माइनस में है तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। बात समझ आई? देख देखिए, अब हम इसी इक्वेशन में b के स्क्वायर को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझ आई? देखिए, आपका इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर
यानी आप एक्स स्क्वायर को ऐसा लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, यानी ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी की वैल्यू कितना आप निकाले स्टूडेंट्स 2, तो 2ab हो गया। अब b के स्क्वायर को ऐड करो और सबट्रैक्ट करो, b कितना है 2, तो इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और 2 का ही स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया, और सबसे लास्ट में कितना था -5, तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए -5 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ आई? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ देखिए एक आइडेंटिटी बन रही है। अगर हम x को a बोल दें और b की वैल्यू 2 लाए ही हैं, यानी 2 को हम b बोलेंगे। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। लास्ट में कौन कौन से टर्म्स बचे हैं आपके? ये दोनों बेचारे बचे हैं। अगर ये बचे हैं तो इनको आप सिंपलीफाई करें, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया आपका x प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर -4 -5 -9 इज इक्वल्स टू 0, -9 इक्वल्स टू 0। और ये तो अभी स्टेप सेकंड हुआ है, स्टेप फर्स्ट आप कर लिए, स्टेप सेकंड ही थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए इस मेथड को कॉम्प्लिकेटेड मेथड कहते हैं। देखें स्टेप थर्ड क्या कहता था कि अप्लाई द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इस पे आप कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी ये जो ब्रैकेट है इस पूरे ब्रैकेट को आप a लेट करोगे और इधर जो नंबर होगा उसको b लेट करोगे। तो ये जो a बोल रहे हो वो तो स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन क्या आपका b जो जिसको आप बोलने जा रहे हो वो स्क्वायर के फॉर्म में है? नहीं है सर। तो आप क्या करेंगे? ये हो गया आपका x प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर -9 को क्या राइट कर सकते हो 3 का स्क्वायर, 3 का ही तो स्क्वायर 9 होता है। तो अब देखें आप, ये पूरा ब्रैकेट a बन गया, ये पूरा ब्रैकेट b बन गया, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता था? पहले ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। यहाँ a की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस 2, b की वैल्यू क्या है? इस माइनस से नहीं मतलब है, एक्चुअल में हमारा b ब्रैकेट के अंदर है, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे जो b की वैल्यू वो ब्रैकेट के अंदर है और वो वैल्यू कितनी है 3। तो जब हमसे बोला गया कि पहले ब्रैकेट में a प्लस b, तो a की वैल्यू हमने लिख लिया, अब b की वैल्यू लिख लीजिए। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है कि a माइनस b, a की वैल्यू कितनी है भाई x प्लस 2 और b की वैल्यू है माइनस का b की वैल्यू 3 है, माइनस लगा के राइट कर दिए। तो a प्लस b a माइनस b इक्वल्स 0। तो ये बन गया आपका 3 और 2 ऐड कर दीजिए 5 और इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। लार्ज आपका 3 है तो उसका साइन लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स 0। यानी आपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था उसको सॉल्व कर दिया किस मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बात समझ आई? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी अगर कोई ऐसा इक्वेशन दिया गया है जो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो उसको हम बिल्कुल एक फार्मूले की हेल्प से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और अगर यहाँ पर आपको ये फार्मूला समझ नहीं आ रहा है तो इसको हम राइट कर दे रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में बोला था थोड़ा सा टाइपिंग इशू आएगा, तो देखें x स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। एक्चुअल में ये यही लिखा गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला यही होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला क्योंकि उन्होंने ही इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था, फाइंड आउट किया था, इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया था। तो एक्चुअल में आप कुछ नोटिस कर रहे हो, इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इस फार्मूले की हेल्प से स्टूडेंट हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आपका इक्वेशन x में है तो x की वैल्यू निकलेगी, y में है तो y की वैल्यू निकलेगी। जिस वेरिएबल में होगा उसी की वैल्यू आप फाइंड करोगे विद दिस फार्मूला। ये फार्मूले में कौन कौन से टर्म आ रहे हैं? a b and c, और a b c मिलते कहां से हैं? जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा वहां से। लेकिन शर्त वही है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन होना चाहिए वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में,
वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो है। इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला, कैसे यूज कर सकते हो, हाउ टू यूज योर क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला क्या कह रहा है कि अरेंज योर इक्वेशन इन ax² + bx + c = 0, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरा ये होता है यानी a b एंड c की वैल्यू फाइंड करें, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि वो इक्वेशन ax² + bx + c = 0 में होना चाहिए। Which are the a b c of the formula, जो उसमें यूज होने जा रहा है उसी में आप रिप्लेस करोगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पुट these numbers into the formula। अरे वही बात तो है कि जब a b c वैल्यू निकाल लेंगे, जब a b c की वैल्यू आप उस इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, फिर जो इक्वेशन दिया गया था क्वाड्रेटिक फार्मूला का, कौन सा, x = -b ± √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, उसी पे वैल्यू ले जाके क्या करेंगे, राइट करेंगे एंड सिंपलीफाई गेट योर आंसर। आप उसको सिंपलीफाई करें, अपना आंसर मिल जाएगा। बात समझ आई? देखते हैं क्वेश्चन जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। यहाँ स्पेस देना भूल गए हैं तो हम लोग एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए जो अपना पिछला क्वेश्चन था x² + 5x + 6 = 0, क्लियर है? इसको आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स से किए थे तो लास्ट में इसका सॉल्यूशन आया था x + 3 * x + 2 = 0, hence x + 3 = 0, therefore x = -3, x की वैल्यू -3 आई। ये सॉल्यूशन आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से में करके आए हो, है ना? और यहां से देखें आप, hence x + 2 = 0, therefore x = -2। स्प्लिटिंग टर्म्स से जो आप सॉल्व किए थे, अगर वहां से फाइनली हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 और -2 आ रहा है। क्लियर? यही क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे और चेक करेंगे कि क्या x की वैल्यू वही आ रही है, यानी x की वैल्यू -3 और -2 ही आ रही है। चले, इस मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपका क्या था कि अरेंज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको अरेंज करिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स ये तो ऑलरेडी दे ही रखा है, क्यों, ax² + bx + c के फॉर्म में ही दे रखा है पहले से। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू राइट कर लें, a b c की। a कहाँ रहता है, x² के कोएफिशिएंट को आप a कहते हो तो a की वैल्यू 1, b कहाँ मिलता है, कोएफिशिएंट ऑफ x तो 5, और जो कांस्टेंट टर्म रहता है वो क्या हो गया, c। उसके बाद हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू अपने फार्मूले में राइट करेंगे। फार्मूला क्या था स्टूडेंट, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। चले राइट करते हैं, b के रिप्लेस कितना प्लेस करें स्टूडेंट्स, 5, तो फार्मूले में माइनस पहले से है और b के रिप्लेस लिखना है 5 ± √b²। b की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ आप राइट करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस का 4। a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1, a की वैल्यू कितनी है 1, 4a, c की वैल्यू 6 होल अपॉन 2a, a की वैल्यू 1। क्लियर? ये हो गया स्टूडेंट्स x = माइनस का 5 ± √5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 4 बन जा 4 और 4 6 जा 24 होल अपॉन में 2 * 1 यानी कि 1 जा 2 ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स x = -5 ± √25 से 24 माइनस करेंगे तो 25 से जब 24 माइनस करेंगे तो 1 ही तो आएगा, होल अपॉन में 2। क्लियर? आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इधर x = माइनस का 5 प्लस माइनस वी नो दैट √1 = also 1 होल अपॉन में 2। अब यही 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर आप देखें ये जो नंबर 1 है उसके साथ 2 साइन लगा हुआ है, प्लस का भी और माइनस का भी। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस टिक करेंगे और दूसरी बार माइनस। तो अगर हम यहाँ लिखें स्टूडेंट्स b पॉजिटिव, यानी अगर हम लोग पॉजिटिव साइन टिक कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा,
x इक्वल टू -5 और यहाँ आपने केवल पॉजिटिव साइन टेक किया, ध्यान दीजिएगा, केवल पॉजिटिव साइन। तो प्लस का 1 आप लोगे और होल अपॉन में 2, ये हो गया आपका x इक्वल टू -5 और प्लस 1 कितना बनेगा स्टूडेंट्स, माइनस का 4, माइनस का 4 होल अपॉन में 2, होल अपॉन में 2, होल अपॉन 2 डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4 यानी x इक्वल टू माइनस का 2। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप नेगेटिव साइन टेक कर रहे हो, b नेगेटिव साइन टेक कर रहे हो, तो x इक्वल टू -5, माइनस साइन टेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ से -1 आप लिखोगे होल अपॉन में 2, -5 -1 -6 होल अपॉन में 2, 2 3 जा 6, तो ये मिल जाएगा आपका x इक्वल टू -3। आप ध्यान से अगर देखें x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -3 किस फॉर्मूले से आया भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x की वैल्यू आई ना, क्या आप जब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से लगाए थे तो यही वैल्यू आई थी, बिल्कुल। इट मींस मेथड बदलने से वेरिएबल की वैल्यू यानी रूट्स चेंज नहीं होंगे, रास्ते अलग है, मंजिल नहीं। क्लियर? देखें नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, देखें स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, तो सीधा सा आपका एक जवाब होगा कि इट इज द प्रोसेस टू यूज द फाइंड आउट नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट का नेचर पता करते हैं। रूट का नेचर पता करने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यूज निकल के आएंगी, यानी उस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई वैल्यू आएगी और अगर तो दोनों वैल्यू आ रही है तो बिना सॉल्व किए, सॉल्व करने से पहले ही आप बता दोगे कि वो जो रूट्स आएंगे वो रियल अनइक्वल होंगे, रियल इक्वल होंगे, है ना, या फिर नो रियल। इस डिस्क्रिमिनेंट को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और इस d की वैल्यू होती है b² - 4ac। इट मींस d इक्वल टू b² - 4ac। और हम क्या करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx + c = 0। यहां से सबसे पहला काम होता है हमारा क्या, कि a b c की वैल्यू फाइंड करना। a b c की वैल्यू आप तुरंत x² के कोफिशिएंट को लिखेंगे तो ये बन जाएगा, x के कोफिशिएंट को लिखेंगे तो b बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स को राइट करेंगे तो c बन जाएगा। क्लियर? अब इन्हीं तीनों की वैल्यू इस फार्मूले में ला करके आप रखेंगे, यहां जो लिखा गया है d = b² - 4ac। तो स्टूडेंट्स जब a b c की वैल्यू आप इस फार्मूले में राइट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आप देखोगे कि d की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, यानी d 3 तरीके का आ सकता है, d की वैल्यू 3 टाइप की आ सकती है। या तो d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, या तो d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, या तो d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए। यानी जब हम a b c की वैल्यू यहां लिखें और सिंपलीफाई करें तो सिंपलीफाई करने के बाद एक नंबर आएगा, अगर वो नंबर पॉजिटिव में जा रहा है, कोई प्लस पॉजिटिव नंबर है, तो हम कहेंगे d इज ग्रेटर देन 0। अगर सॉल्व करने के बाद पूरा कैंसिल आउट होकर के 0 मिल गया तो हम कहेंगे कि d इज इक्वल टू 0। और अगर सॉल्व करने के बाद कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो निगेटिव में है, माइनस साइन के साथ आ गया, यानी कोई निगेटिव नंबर आ गया, तब हम कहेंगे कि d इज लेस देन 0। यानी d की कितनी पॉसिबल वैल्यू है, 3। और इन्हीं तीनों पॉसिबल वैल्यू को देख करके ही हम क्या करते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर डिसाइड करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स बता देते हैं, है ना। आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट यही है, नेचर ऑफ रूट्स राइट करना था स्टूडेंट्स, यहाँ केवल रूट्स लिखा है तो आप यहाँ क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स राइट कर लेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, पहला स्टूडेंट्स देखिए क्या है, d इज ग्रेटर देन 0। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो रूट्स निकल के आएंगे वो किस टाइप के होंगे,
अगर 0 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि रियल, और साथ ही साथ अनइक्वल। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हम बोलेंगे कि कैसा रूट होगा, रियल एंड अनइक्वल। और उसको सॉल्व करेंगे कैसे? उसी क्वाड्रेटिक फार्मूले से। एक्चुअल में आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। और आप नोटिस करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही आप क्या कह के आए, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के रिप्लेस कैपिटल D होल अपॉन 2a। ये कब आप यूज करोगे? जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा। अगर केवल नेचर ऑफ रूट्स बताने का क्वेश्चन होगा तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल d की वैल्यू फाइंड करिए और उस वैल्यू को देखिए, वहां से आप अपना आंसर दे दीजिए। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी तो रियल एंड अनइक्वल, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आई तो क्या कहेंगे आप, रियल एंड इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट होने का मतलब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी। दोनों वैल्यू कौन कौन सी? जिसको आप अल्फा बीटा बोल के आए हो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो x की दो वैल्यू जाती हैं। दो वैल्यू जाने का मतलब ये है कि वो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट खुद 0 के बराबर हो। जैसे अभी सॉल्व किए थे क्वेश्चन, उसमें एक x की वैल्यू -3 आ रही थी और एक x की वैल्यू -2 आ रही थी, तो वो किस टाइप का होगा, रियल एंड अनइक्वल। d इक्वल टू 0 पे नहीं आ सकता वो। क्लियर? देखिए, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, इट मींस d इज लेस देन 0, तो सीधे आप कहेंगे नो रियल रूट्स और इसका सॉल्यूशन नहीं किया जाता, एक्सिस्ट ही नहीं करता। बात समझ आई? तो नेचर ऑफ रूट्स तीन टाइप के हो सकते हैं और वो किसकी हेल्प से बताए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से बताए जाते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी तो आपके जो रूट्स का नेचर होगा वो किस टाइप का होगा, रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, बराबर आ गई, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। अगर d इज लेस देन 0 आ गया, इट मींस नेचर ऑफ रूट्स इज नो रियल रूट्स। उस रूट्स का जो नेचर है वो रियल नहीं होगा। बात समझ आई? और एक चीज स्टूडेंट्स, इस पे खूब क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। नेक्स्ट लेक्चर अपना एक्सरसाइज से ही स्टार्ट होगा। अगर d इज इक्वल टू 0, आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि d इक्वल्स टू 0 हम कब यूज करेंगे। d इक्वल्स टू 0 कब यूज करेंगे, जब जब क्वेश्चन में जिक्र करेंगे कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। जैसे ही क्वेश्चन बोल दिया ये ऐसा इक्वेशन है कि ये इक्वल रूट हैज करता है, उसका जो रूट्स है वो दोनों आपस में इक्वल है, तुरंत हम समझ जाएंगे कि d इक्वल्स टू 0। d इक्वल्स टू 0 और d इक्वल्स टू 0 का मतलब आप जानते हैं d क्या चीज है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगी, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, d is equals to b square minus 4ac। जैसे ही वो बोले या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल रूट, समझ जाइए d इक्वल टू 0। बात समझ आई? चलिए बाकी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग एक तरफ से एक एक करके सॉल्व करेंगे, है ना, और उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था और हम लोगों ने कोशिश किया कि इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं सबको कवर किया जाए, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने की बात हो, है ना, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की बात हो, चाहे वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स मेथड से रहा हो, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से रहा हो, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला रहा हो, चाहे आपका डिस्क्रिमिनेंट रहा हो, चाहे आपका नेचर ऑफ रूट्स बताने की बात रही हो, सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या किया, कवर कर रखा है। इसको आप 1 से 2 बार अच्छे से रिकॉल करिए, रिवाइज करिए। जितना ही अच्छे से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? थैंक यू।